Good morning. Very good morning. क्या खबर आप लोगों का? पिछले क्लास में कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलिए, पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए पिछले क्लास में कोई दिक्कत था तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो कोई समस्या नहीं है। वेरी गुड। तब आइए आज एक्सरसाइज पढ़िए एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 10.1। आज का लेक्चर बहुत छोटा होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बड़ा। आप लोग एंजॉय कीजिएगा, मेरे टाइम पे आप एंजॉय कीजिएगा। एक्सरसाइज 10.1 पढ़िए। समझ गए? एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन 1 क्या है? रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट of 40 kilometer (30° east of north। ये सवाल तो आप लोगों से बन जाना चाहिए। मैं जो एग्जांपल में बताया था बिल्कुल उसी के जैसा बनेगा। फिर भी बना लिए हैं। कौन कौन बनाए आप लोग? जो बनाए हाथ उठाइए तो फटाफट। ठीक, वेरी गुड, ठीक है। और अच्छा नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, बनाते हैं। आइए देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पहले तो आप एक्सिस बनाइए, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्या हो जाता आपका? नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये ओरिजिन ओ। रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। दूरी कितना है? 40 किलोमीटर। विस्थापन 40 किलोमीटर है। विस्थापन इसीलिए है क्योंकि इसमें डायरेक्शन दे दिया है 30° ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। समझ गए? ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इस चीज को ध्यान से पकड़िएगा। आपका क्वेश्चन है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि आपको जाना है किधर? ईस्ट की तरफ। समझ गए? ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का आपका 30° किस तरफ जाना है? तो ईस्ट यानी कि पूरब की तरफ। ये क्वेश्चन पकड़ने का तरीका हुआ। तो नॉर्थ से आपको ईस्ट की तरफ जाना है। नॉर्थ से आपको किधर जाना है? ईस्ट की तरफ। कितना डिग्री जाना है? आपको जाना है 30°। गए 30°। कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर। मान लीजिए क्या कि ये आपका 20 किलोमीटर यहाँ पर है और ये 20 किलोमीटर, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर। यदि 20 किलोमीटर का आप एक स्केल ले लेते हैं तो यही आपका हो गया वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। क्योंकि एक तो दूरी आपका 40 से 20 और 20 40 किलोमीटर हो गया, और ये आपका क्या बताता है? आपका बताता है डायरेक्शन। समझे?
क्या बताता है? डायरेक्शन। तो दूरी भी हो, डिस्टेंस भी हो और दिशा भी हो, डायरेक्शन भी हो, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कहलाता है, जो कि एक आपका स्केलर क्वांटिटी, स्केलर नहीं बल्कि वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस आपका स्केलर है, दूरी स्केलर है, अदिश राशि है, क्योंकि दूरी में सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, मॉडुलस होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग लिखते भी जाइएगा। क्वेश्चन 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग, क्लासिफाई द following measures is scalars and vectors। क्या क्या है? 10 kg, नंबर 2 2 meters नॉर्थ वेस्ट, नंबर 3 40 डिग्री, नंबर 4 40 वाट, नंबर 5 10 पे पावर -19 कूलम्ब, इसके बाद है 620 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बताना है कि कौन सा इसमें स्केलर है, कौन सा वेक्टर, यानी कि कौन सा दिश और कौन सा सदिश है। तो होप कि आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए तो, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए तो। 10 केजी, तो केजी किसका यूनिट है? केजी किसका इकाई है? मास का। चलिए वेरी गुड, मास का। मास आपका स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? मास स्केलर होता है। चलिए वेरी गुड, आप लोग को बताए भी थे, इसका जो है ना एग्जांपल भी दिए थे। ठीक है, वेरी गुड, आप लोगों को याद है तो चलिए ठीक है। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर तो आपका दूरी हो गया ना जी, और नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट दिशा हो गया, यानी कि दूरी और दिशा दोनों है। हाँ, दूरी और दिशा दोनों है, यानी कि डायरेक्टेड डिस्टेंस, डायरेक्टेड डिस्टेंस, या आप इसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन भी बोल सकते हैं। समझ गए? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन बोल सकते हैं। और ये जानते हैं कि आपका क्या होता है? ये आपका होता है वेक्टर यानी कि सदिश राशि, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है और दिशा भी है ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है? 40 डिग्री, फटाफट बताइए तो किसका ये यूनिट है?
और स्केलर है कि वेक्टर है, फटाफट बताइए। 40 डिग्री एंगल का है, वेरी गुड, एंगल है, चलिए वेरी गुड। और ये बताइए तो स्केलर के वेक्टर, एंगल के बारे में बताए थे ना हम आपको, एंगल में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, दिशा नहीं है। आप कहेगा सर यहां तो आप एंगल में दिशा ले लिए हैं, तो लिए हैं क्योंकि यहां पर दिया है ना ईस्ट ऑफ नॉर्थ दिया था, तो वो आपको डायरेक्शन बता रहा था, इसीलिए यहां पे आपका डायरेक्शन था, यहां पे डायरेक्शन नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा, स्केलर, समझे, क्या हो जाएगा, स्केलर, यानी कि अदिश। 40 वाट, वाट किसका यूनिट होता है, वाट, वाट किसका यूनिट होता है, जो वाट, पावर का, ठीक, अरे वाह, आप लोग तो बड़े इंटेलिजेंट लग रहे हैं, लगता है सब लोग पढ़ के आए हैं, सब फटाफट जवाब दे रहा है। पावर का, स्केलर के फैक्टर, स्केलर, क्या बात है जी, आज तो सब एकदम 100% 100% जवाब मिल रहा है आप लोगों का, बहुत बहुत मुबारक। 10 पे पावर -19 कूलम, अब ये बताइए तो 10 पे पावर -19 कूलम क्या होता है, बहुत फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ में डंडी मारकर जाते हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए, बताइए तो किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक चार्ज, अरे वाह, इलेक्ट्रिक चार्ज, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बोले। अब बताइए स्केलर के वेक्टर, स्केलर, हाँ स्केलर, स्केलर है क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज में आपका दिशा नहीं होता है, ठीक, इसलिए स्केलर है। लास्ट 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो सबको मालूम होगा, सबको मालूम है, किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, किसका यूनिट है ये, त्वरण का, एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण का, और ये आपका होता है वेक्टर। चलिए बहुत बहुत, इस बार आप लोग जो है एकदम टॉप करेंगे, बढ़िया से टॉप किए, तो ठीक है, आप लोग लिख भी रहे थे, मैं देख रहा था कि आप लोगों का कॉपी भी बिल्कुल हाथ चल रहा था कॉपी पे, यहीं से दिख रहा था, ये तो लिख लिए होंगे, तब लिख लिए होंगे तो मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे। इस तरह फटाफट नोट कीजिए, हाँ, जैसे ही हम इधर क्वेश्चन लिखेंगे फिर उस तरफ मिटा देंगे, नोट करते रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 3,
classify the following, classify the following is scalar and vector quantities. नंबर 1 टाइम पीरियड। अच्छा बाबू, जिनको हिंदी में लिखना है तो वो हिंदी वाले बुक से लिख लीजिएगा, यदि बुक नहीं है तो ऐप्स डाउनलोड करके लिख लीजिएगा हिंदी में, क्योंकि हिंदी इंग्लिश बार बार लिखने से समय बहुत ज़्यादा खराब होगा। जिसको हिंदी में लिखना है आप हिंदी वाले बुक से लिख लीजिएगा। हाँ, नंबर 2 डिस्टेंस, 3 फोर्स, 4 वेलोसिटी, 5 वर्क डन। ठीक है, और हम लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। समझे? स्केलर का मतलब सदिश, भाई अदिश, तो ये जो है ना अदिश। वेक्टर का मतलब सदिश। टाइम पीरियड, समय अंतराल। डिस्टेंस, दूरी, फोर्स बल, वेलोसिटी वेग, वर्क डन किया गया कार्य। टाइम पीरियड क्या है? समय है ना, समय तो स्केलर हो जाएगा ना जी, इसमें दिशा नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? स्केलर यानी कि अदिश। टाइम पीरियड, इसमें आपका दिशा नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए स्केलर हो गया। दूरी, डिस्टेंस, दूरी भी आपका स्केलर होता है, ये आपका हो गया स्केलर। वही डिस्प्लेसमेंट रहता, विस्थापन रहता तो उसमें दिशा भी होता है, तब वो वेक्टर हो जाता है। बल, फोर्स, ये आपका क्या है जी? वेक्टर सदिश के को बल में आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। वेग, स्पीड रहेगा ना, चाल रहेगा तो आपका हो जाएगा अदिश यानी कि स्केलर, लेकिन वेलोसिटी रहेगा यानी कि वेग आपका है तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी होती है, इसीलिए आपका हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपका हो गया वेक्टर। किया गया कार्य, वर्क डन। वर्क डन में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए ये आपका हो जाएगा स्केलर। समझे? क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका स्केलर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक आप लोग को, बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप। आज सब लोग टॉप कर रहे हैं, लगता है कि ऐसे टॉप कीजिएगा तो इस बार बिहार टॉपर आप लोग में से कोई एक होइएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये लिख लिया है बाबू, मिटाते हैं, ज़्यादा आज समय आप लोग का नहीं लेंगे, चैप्टर तुरंत खत्म हो जाएगा और आपकी छुट्टी भी हो जाएगी।
लिखते रहे आप लोग। हाँ, बैठिए मत, पढ़ने बाद दूसरे से गप मत कीजिए। दीदी भैया छोटा भाई बहन जो भी है उसको बोलिए कि बाबू अभी नहीं, 10 बजे से प्रभाकर सर का समय है, नो डिस्टरबेंस, कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर और ये फिगर स्क्वायर है, ए स्क्वायर है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, identify the following vectors। पहले फोटो बना लीजिए, स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। वेक्टर डी, वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर बी। यहाँ पे एरो है, यहाँ एरो है, इस जगह पे एरो है और यहाँ पर एरो है। क्या क्या पूछ रहा है? तो नंबर 1 आपका है को इनिशियल, नंबर 2 इक्वल, नंबर 3 कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर होना चाहिए लेकिन इक्वल आपका नहीं होने चाहिए, समझ गए? को इनिशियल यानी कि सह आदिम, इक्वल मतलब समान, कोलिनियर यानी कि समरेख लेकिन बराबर नहीं, समझे? इस फोटो को देखना है और बताना है कि कोइनिशियल वेक्टर क्या है। तो कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है? आप लोगों को क्या बताए थे डेफिनेशन में कि ऐसा वेक्टर जिसका कि स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु यानी कि इनिशियल पॉइंट सेम, समझे? क्या बोले? ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु जो भी नाम बोल लीजिए वो आपका सेम होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं कोइनिशियल वेक्टर, सह आदिम वेक्टर। तो देखिए तो किसके बारे में आप क्या कहिएगा? कौन सा ऐसा है? कौन सा है बताइए तो फटाफट। देखिएगा तो इस पर विचार कीजिएगा। ए भी यहीं से निकला और डी भी यहीं से निकला ना जी। ए यहीं से निकलता है और डी भी यहीं से निकलता है, बुझे बात को? क्या बुझे? ए यहीं से निकलता है और डी भी आपका यहीं से निकलता है, तो सह आदिम आपका क्या हो गया आंसर? वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु सब आपका एक ही है, ठीक है? देयर इज नो दिक्कत, बोलिए नो, नो दिक्कत। इक्वल यानी कि समान सदिश, क्या होना चाहिए इक्वल में? याद कीजिए क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा? फटाफट बोलिए।
आप नहीं कहिएगा सर बाथरूम लगा है, कोई बाथरूम नहीं लगा है। इसका मतलब इक्वल वेक्टर का मतलब कि सबसे पहले आपको देखना है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड समान होनी चाहिए, यानी कि लंबाई उसकी क्या होनी चाहिए, समान, नंबर 1। नंबर 2, वो समांतर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समांतर। और नंबर 3, दिशा भी समान होनी चाहिए। समान वेक्टर के लिए, इक्वल वेक्टर के लिए 3 शर्त होता है, मैग्नीट्यूड समान, पैरेलल, थर्ड नंबर दिशा समान। ये जिसमें तीनों होगा वही होगा समान वेक्टर, समान सदिश, इक्वल वेक्टर। देखिए तो पहले ए को पकड़िए, देखिए ए के साथ कोई है क्या, ए और सी ये दोनों पैरेलल तो है नहीं, पैरेलल है। और ये चूंकि आपका स्क्वायर यानी कि वर्ग है, तो सारी भुजा बराबर है, यानी कि सबकी लंबाई भी समान है, यानी कि ए और सी दोनों समांतर है और दोनों का लंबाई समान है। 2 चीज तो मिल गया। अब तीसरा चीज देखना है आपको, दिशा। लेकिन ए की दिशा इधर है, सी की दिशा इधर है, देख लीजिए इस तरफ एरो लगाया है, ए की दिशा इधर और सी की दिशा इस तरफ। ए और सी तो नहीं हो सकता है। ए को छोड़िए, बी को पकड़िए, तक बी को देखिए, बी के सामने क्या है, डी है, तो ये दोनों का लंबाई समान है, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है। वर्ग है तो पैरेलल भी होता है, स्क्वायर में पैरेलल होता है, समांतर होता है, ये दोनों समांतर भी है। और देखिए ना, डी की भी दिशा नीचे है और बी की भी दिशा आपका नीचे है। डी और बी दोनों का दिशा क्या है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, नीचे। तो तीनों शर्त फुलफिल किया ना, और तीनों शर्त फुलफिल किया तो आपका हो गया इक्वल वेक्टर, यानी कि बी एंड डी। समझे, बी और डी आपका क्या हो गया, आपका हो गया इक्वल यानी कि समान। कॉलिनियर बट नॉट इक्वल। कॉलिनियर यानी कि संरेख या समांतर बोल सकते हैं, आपको मैं कल भी बताया था, आज भी बताता हूं। कॉलिनियर और पैरेलल को एक ही मानकर आप चलिएगा, समझे, कॉलिनियर पैरेलल को आप एक ही मानकर चलिएगा। हालांकि जब पैरेलल लिखा हुआ रहे ना, तब वह कॉलिनियर हो सकता है, कॉलिनियर नहीं भी हो सकता है, समझे। जब पैरेलल लिखा हुआ रहे तो कॉलिनियर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब कॉलिनियर है तो आपको पैरेलल ऑटोमेटिक ले लेना है, समांतर ऑटोमेटिक ले लेना है। कॉलिनियर यानी कि संरेख हो, यानी कि समांतर हो या एक ही रेखा पर हो, लेकिन बराबर नहीं हो, इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ए को पकड़िए, पहले ए और सी दोनों पैरेलल तो है, और दोनों की दिशा भी अलग है, ए की दिशा इस तरफ है, सी की दिशा इस तरफ है, यानी कि ए सी तो आपका हो ही जाएगा आंसर में। आंसर में ए एन सी तो होगा ही होगा। मुझे क्यों, क्योंकि ये दोनों समांतर तो है, अब बराबर इसीलिए नहीं है क्योंकि ए की दिशा इस तरफ है जबकि सी की दिशा इस तरफ है। बी डी आप नहीं ले सकते हैं, इसलिए बी डी नहीं ले सकते हैं क्योंकि बी डी तो आपका समान है ना, अभी आप यहाँ पे दिखा चुके हैं कि आपका समान है, इक्वल है, इसलिए आप बी डी को नहीं ले सकते। तो इस प्रकार से तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर दे दिए, और आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल 100% समझ गए हैं। आप बहुत तेज बच्चे हैं, भविष्य के निर्माता हैं आप, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आप लोग इस बार बिहार टॉप कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट टॉप कीजिएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। मेरा आशीर्वाद भी आप लोग के साथ है, बस पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। राम दुलारी, आप एक बात बताइए बाबू,
ये गोरकी काजल कहाँ है जी? उसको कभी नहीं देखते हैं। कहाँ है गोरकी काजल जी? वो क्लास कभी भी अटेंड नहीं करती है। प्रीति भी क्लास अटेंड नहीं करती है। गलत बात, क्लास अटेंड करना, आप लोगों को अब्सेंट नहीं करना है, एक भी दिन अब्सेंट नहीं करना है आपको। और 5 मिनट का टाइम आपका लेंगे, इसके बाद क्लास आपका फिनिश। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। आंसर द following is true or false। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, समझे? ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। फर्स्ट क्या है, ए एंड माइनस ए बार आर collinear। नंबर 2, two collinear vectors are always equal in magnitude। 3, two vectors having same magnitude are collinear। 4, two collinear vectors having the, नीचे दिखेगा ना, हाँ दिख जाएगा, having the same magnitude are equal। ये आपका 4 क्वेश्चन है और इस चारों को हम लोगों को बनाना है। इस तरह तो आप लिख लिए होंगे, चलिए लिख लिया तो इसको मिटाते हैं।
लिख लिया आप लोग। पोलियो ड्रॉप इसको पिला दिए। देखिए तो बताइए तो क्या क्या आंसर होगा जी। ट्रू और फॉल्स यानी कि सही और गलत आपको बताना है, समझे, सही और गलत बताना है, सही और गलत। पहला कहता है कि a और -a कोलिनियर होगा। फर्स्ट क्या कहता है कि a और -a कोलिनियर होगा। अच्छा इसको देखिए तो यहीं पर इसका आंसर लिख देते हैं। आंसर मान लीजिए क्या कि ये वेक्टर आपका a है, फोटो बनाइएगा तो स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि सही है कि गलत है। ऐसे अनुमान से सोचिएगा तो दिक्कत है। ये वेक्टर a है तो निगेटिव वेक्टर आपका -a होगा नहीं। a यदि वेक्टर उस तरफ है तो -a निगेटिव वेक्टर क्या होता है, तो निगेटिव वेक्टर जो है कि सेम आपका इसी दूरी का पलटी मार देगा। a का जो दूरी है उसको पलटी मार दीजिए। आपको परिभाषा में भी आपको बताए थे, डेफिनेशन में बताए थे। तो -a आपका सेम दूरी का हो जाएगा लेकिन इसकी दिशा बदल जाएगी। दिशा आपका हो जाएगा इस तरफ, a आपका है उस तरफ तो -a आपका इस तरफ हो जाएगा। दोनों की दूरी भी समान होगी। और देख लीजिए कि एक ही रेखा पर हो गया नहीं, एक ही रेखा पे एक ही लाइन पे हो गया। इसका मतलब कि ये कॉलिनियर है, इसका मतलब कि कॉलिनियर है। कॉलिनियर का मतलब संरेख या समांतर समझिएगा, समझ गए, संरेख या समांतर समझिएगा। कॉलिनियर लिखा हुआ रहे तो संरेख है, कॉलिनियर है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका ट्रू है, समझ गए। क्या है आपका ट्रू, सत्य है। सत्य के लिए मैं आपके टी लिख दिया, फॉल्स के लिए मैं एफ लिखूंगा, जो गलत होगा उसके लिए एफ, जो सही होगा टी यानी कि ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए क्या कहता है। टू कॉलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो संरेख सदिश मैग्नीट्यूड में हमेशा बराबर होते हैं। ऐसे तो नहीं आएगा समझ में। फोटो बनाइए, दो वेक्टर ले लीजिए और दोनों को कॉलिनियर यानी कि संरेख या पैरेलल आप ले सकते हैं, समझिए, संरेख या एक पैरेलल। देखिए तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए मान लीजिए कि एक वेक्टर यहां है ए, समझे, एक वेक्टर यहां है, ये भाई साहब इनिशियल पॉइंट और ये आपका हो गया टर्मिनल पॉइंट, समझे। एक और वेक्टर ले लीजिए, ये वेक्टर बी, इनिशियल पॉइंट ये है, टर्मिनल पॉइंट ये है। ये संरेख है, एक ही रेखा पर हम ले लिए, या पैरेलल भी कह सकते हैं। लेकिन ए का जो दूरी है, ए का दूरी कम लिए हैं और बी का दूरी ज्यादा ले लिए। ऐसा हो सकता है, हम ए और -a तो नहीं ले लिए, ऊपर वाला तो नहीं ले लिए हम। ऊपर a और -a था तब तो हम लंबाई समान लिए थे। यहाँ a और b दो वेक्टर लिए हैं, दोनों को एक ही लाइन पे ले लिए हैं क्योंकि संरेख है, कॉलिनियर है। और a का दूरी कम है, b का दूरी ज्यादा है। कहने का मतलब कि a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। संरेख तो जरूर है, ये आपका संरेख है, कॉलिनियर है जरूर, लेकिन देखिए तो मैग्नीट्यूड बराबर नहीं हुआ, नहीं, मापांक बराबर नहीं हुआ। यहां पर कहता था कि दो कॉलिनियर वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा समान होगा।
मापांक हमेशा समान होगा, जबकि ऐसा सही नहीं है। इस केस में सही हो रहा है, इस केस में गलत हो रहा है। और जब सही होना है तो हर केस में सही होना चाहिए, गलत हो रहा है तो हर केस में गलत होना चाहिए। ऐसा होता है क्या? सही है तो हर केस में सही होना चाहिए, लेकिन गलत है तो कोई जरूरी नहीं है कि हर केस में गलत हो। किसी एक केस में भी आप गलत दिखा दीजिएगा तो वो गलत हो जाता है। इसीलिए यह आपका हो गया फॉल्स। फॉल्स यानी कि गलत हो गया, समझे? क्या हो गया? तो गलत हो गया। फिर देखिए तीसरा क्या कहता है कि टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि मापांक, निरपेक्ष मान, परिमाण, जो भी कह सकते हैं आप, वो आपका क्या है? समान है। तो दोनों वेक्टर कोलिनियर यानी कि संरेख हो जाएगा। नहीं, यानी कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड समान है, समझ गए? तो कहता है कि क्या वो कोलिनियर होगा? फोटो से समझिएगा तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ में। देखिए मैं यहां पर एक वेक्टर ले लिया ए, और एक वेक्टर में ले लिया यहां पर बी, समझ गए? एक वेक्टर ए और एक वेक्टर क्या ले लिए? बी ले लिए। और इस दोनों का ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ये दोनों हम ले लिए बराबर। जितना ए की लंबाई है वही लंबाई आपका बी का भी है, समझ गए? ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्या किए? तो दोनों बराबर ले लिए। क्या यह कोलिनियर संरेख यानी कि समांतर है क्या? इसका मैग्नीट्यूड तो समान है, मान तो समान है, लेकिन क्या ये दोनों समांतर है? दोनों संरेख है? तो कहिएगा नहीं सर, नहीं है। तो नहीं है तो ये गलत ना हो गया? मान तो समान हुआ, मैग्नीट्यूड तो सेम हुआ, लेकिन यहां पर दोनों समांतर नहीं है, दोनों कोलिनियर नहीं है, दोनों संरेख नहीं है। इसीलिए यह आपका क्या हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा फॉल्स। समझ गए? क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट कहता है कि टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। समझे? टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? देखिए एक वेक्टर ए ले लीजिए और एक वेक्टर हम ले लिए -a, समझ गए? एक वेक्टर क्या ले लिए? a, और एक वेक्टर क्या ले लिए? -a। और देख लीजिए ये दोनों कोलिनियर है यानी कि समरेख है। नहीं, ये क्या है? एक ही रेखा पर है, यानी कि दो हम कोलिनियर वेक्टर ले चुके हैं। और चाहे वेक्टर ए हो या वेक्टर -a हो, माइनस से फर्क नहीं पड़ता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। जब हम आपको निगेटिव वेक्टर बताए थे तो देखिएगा मैं डेफिनेशन में आपको बताया था कि दो वेक्टर जब निगेटिव हो तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, यानी कि आपका ए का मैग्नीट्यूड और -a का मैग्नीट्यूड, समझ गए? -a का मैग्नीट्यूड ये दोनों ही आपका इक्वल है।
देखिए दो कंडीशन हम फॉलो किए, कॉलिनियर वेक्टर ले लिए, तो ए माइनस ए आपका कॉलिनियर वेक्टर हो गया, संरेख हो गया, समझ गए। फिर क्या कहा था कि आपका सेम मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है कि जो मैग्नीट्यूड ए का होगा वही मैग्नीट्यूड आपका माइनस ए का होगा, इसमें फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या कहता है कि क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है। इक्वल के लिए हम लोग 3 शर्त जानते हैं। अब बोलिए सर क्या क्या जानते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं मैग्नीट्यूड समान होनी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड समान है ना। दूसरी बात की वो पैरेलल होनी चाहिए, ये पैरेलल है, जो संरेख है जो कोलिनियर होता है वो पैरेलल भी होता है, 2 कंडीशन फॉलो कर गया। तीसरा कंडीशन है डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, दिशा भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर दिशा अलग अलग, एक हम उधर घुमेले एक हम इधर घुमेले, नहीं दोनों का दिशा बदल गया तो गलत हो गया, दोनों का डायरेक्शन बदल गया ना, दिशा बदल गया ना, इसीलिए गलत हो गया। 2 कंडीशन तो फॉलो किया लेकिन तीसरा कंडीशन फॉलो नहीं कर पाया, इसीलिए ये आपका क्या हो गया, आपका हो गया फॉल्स। होप कि आप इंजॉय किए होंगे आज, देख रहे एकदम आपका चेहरा चमक रहा है। चलिए चमक रहा है तो ये चारों क्वेश्चन भी खत्म, एक्सरसाइज आपका 10.1 एक्सरसाइज भी खत्म। अब हम लोगों को पढ़ना एडिशन ऑफ वेक्टर, हाँ तो अब काफी लंबा थोड़ा थ्योरी चलेगा, अभी 2 दिन 3 दिन आपका थ्योरी ही चलेगा, तो ठीक है आज इसको समाप्त करते हैं बच्चों। आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं, लिख लीजिएगा, बोले थे कम में समय पढ़ाएंगे, देख लीजिए बहुत कम टाइम हुआ है, अभी 1 घंटा हुआ भी नहीं और आप लोग को छोड़ रहे हैं, तो ठीक है एंजॉय कीजिए आप मेरे टाइम पे। आपको टाइम देते हैं 2 मिनट का, लिख लीजिए। चलिए ठीक है लिख लिए तो, ओके बाय, थैंक यू।